हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मेरा नाम है रौनक और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हैं। तो उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैरा जंबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब डायरेक्शंस पे देखते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स इज गिवन which are jumbled in random order. Rearrange the remaining statements in the right order and answer the question. मतलब क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए जम्बल्ड अप है, हमें अरेंज करना है राइट ऑर्डर में। ठीक है, अब हम प्रायोरिटाइज क्या करेंगे, या तो हमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए या फिर हमें पेयर्स मिल जाए। पर स्टार्टिंग स्टेटमेंट को भी फाइंड आउट करने के लिए या पेयर्स बनाने के लिए भी हमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी को देखते हैं क्या कह रहा है। इन मैनी वेज इंडिया इज़ द आइडियल कंट्री टू डिप्लॉय एडटेक। इन मैनी वेज यानी कि अगर बहुत तरीक़ों से देखा जाए तो इंडिया एक आइडियल कंट्री है एडटेक को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है कि एक परफेक्ट कंट्री है कि वो एडटेक को यूटिलाइज करे। डिप्लॉय का मतलब होता है यूटिलाइज, यूज़ करना। ठीक है, तो क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन सकता है? तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट वही बनता है जो कि एक इंडिपेंडेंट आइडिया कन्वे कर रहा हो। इंडिपेंडेंट आइडिया मतलब उस आइडिया इस सेंटेंस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस आइडिया को समझने के लिए हमें दूसरा किसी सेंटेंस का यूज़ या हेल्प ना करना पड़े या ना लेना पड़े। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है, अपने में ही कह रहा है कि अगर बहुत तरीक़ों से देखा जाए तो इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है जो कि एडटेक को डिप्लॉय कर सकता है, एडटेक को यूटिलाइज कर सकता है। दिस सेंटेंस डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस कंटेक्स्ट। किसी भी प्रीवियस सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन सकता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारा ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि हमने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, आगे के स्टेटमेंट्स अभी हमें पढ़ने बाकी हैं। क्यों देखते हैं क्या कह रहा है। However, taking advantage of the EdTech opportunity will require deep collaboration between the government, private sector and NGOs. अब सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब एक तरह से पहले कही गई बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है, डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हाउएवर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, हाउएवर हो गया आपका। ठीक है, और भी कुछ मैं सिमिलर वर्ड्स लिख रहा हूँ, बट हो गया, येट हो गया, ठीक है, आपका नॉनदलेस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन वाले ये कनेक्टर्स होते हैं। तो कभी भी ये कोई भी सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा हो, आपका हाउएवर से स्टार्ट हो रहा हो, बट से हो रहा हो, येट से हो रहा हो, नॉनदलेस से हो रहा हो, नेवरदलेस भी होता है, तो वो कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले कही गई किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो उस बात का आना जरूरी है पहले। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। आर देखते हैं। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू एजुकेशनल मटेरियल कैन बी स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट सिस्टम ऑफ मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस सेंटेंस को समझिएगा। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स मतलब कि नॉट चेंजिंग, मतलब किसी चीज़ की कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो पैसे उसमें लग रहे हैं वो उसी अमाउंट में लगेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो किस चीज़ का फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, नए एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप करने की में जो कॉस्ट लगता है वो आपका चेंज नहीं होगा। और ये कॉस्ट को हम स्प्रेड अक्रॉस कर सकते हैं एक वास्ट सिस्टम ऑफ मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, कि जब हम समझेंगे इस सेंटेंस को तभी हम इसकी पोजीशन को पैराग्राफ में डिटरमाइन कर पाएंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो नया एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप करने का जो कॉस्ट होता है, जो खर्चा उसमें आता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, वो बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, और उस खर्चे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स में। ठीक है, ये कह रहा है आर। आगे बढ़ते हैं एस। If EdTech can deliver better learning for today's students and tomorrow's workforce, it could help accelerate economic growth for a generation. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर EdTech बेटर लर्निंग डिलीवर कर सकता है, यानी कि डिलीवर करने का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड, कि अगर बेटर लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, किसको करेगा, तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं
और यही स्टूडेंट जब कल के वर्कफोर्स बनेंगे, वर्कफोर्स मतलब क्या होता है, वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज, वर्कर्स और एम्प्लॉयज, तो ये क्या करेगा, बेटर लर्निंग प्रोवाइड करके एक्सेलरेट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बूस्ट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर एडटेक आज के स्टूडेंट्स और कल के जो वर्कर्स हैं उनको एक बेटर लर्निंग प्रोवाइड करता है अगर, तो वो एक जनरेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। सिंपल वर्ड्स में, एडटेक अगर बेटर लर्निंग प्रोवाइड करता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ठीक है। एंड सर्टेनली द पोटेंशियल इम्पैक्ट इज इमेंस। अब टी में जाने से पहले एस को हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या एस बन सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि एस भी अपना जो सेंस है वो कंप्लीट दे रहा है अपने सेंटेंस में, किसी पहले के सेंटेंस की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था हाउएवर लिखा था, तो हाउएवर से हमें यह पता चला था कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमें पहले सेंटेंस की जरूरत थी वहाँ पे कि किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये कह के। बट यहाँ अगर हम एस को देखें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दे रहा है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, अपने में एक सेंस इसने बनाया। इसने बस ये कहा कि अगर एडटेक आज बेटर लर्निंग प्रोवाइड करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये अपने में ही कंप्लीट सेंस है, इसीलिए ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट बन सकता है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ को समझने के लिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना लेनी पड़े। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि और सेंटेंसेस की ज़रूरत ना लेना पड़े आपको। आपने सेंटेंस पढ़ा, समझ में आ गया। ठीक है, अगर आर की बात करें, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू एजुकेशनल मटेरियल कैन बी स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट सिस्टम ऑफ मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स। अब आर क्यों नहीं बन पाया हमारा फिक्स स्टेटमेंट, और ये पी और एस क्यों बना। ठीक है, हम आर पे अभी इसलिए नहीं आए थे क्योंकि पहले मुझे ये समझाना था कि कैसे बन रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, कैसे हम करते हैं डिटरमाइन। आर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिस्टम की बात कही गई है, मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स। अब कोई सिस्टम है जहाँ पे 260 मिलियन स्टूडेंट्स है, तो हमें सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है ना कि ये 260 मिलियन स्टूडेंट्स किस सिस्टम के हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट के हैं। तो किसी भी तरीके से ये आर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, एक बात तो ऐसे। सेकेंड बात, जब आप पढ़ रहे थे स्टेटमेंट्स को तो आपको इतने के ही कॉन्टेक्स्ट में रहना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पी में दिया गया है, क्यू में दिया गया है, आर में दिया गया है, एस में दिया गया है, टी में दिया गया है या फिर यू में दिया गया है, आपको इतने ही स्टेटमेंट्स में रहना है, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है। तो अगर आप स्टेटमेंट्स को आप पढ़ोगे तो भी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे एक सिस्टम की बात हो रही है, 260 मिलियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नए एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप होने की बात हो रही है। तो हम डेवलपमेंट की बात तब करेंगे जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट एडटेक का एस्टैब्लिश कर चुके होंगे, क्योंकि एडटेक का कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद ही हम उसके कॉस्ट पे आएंगे और उसके बाद हम ये वाला कॉन्टेक्स्ट पे देंगे कि आखिर कहाँ के 260 मिलियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आर इस वजह से नहीं बन सकता था। दो रीज़न थे, एक तो ये कि सीधे न्यू एजुकेशनल मटेरियल की कॉस्ट की बात हो गई। ठीक है, बट उससे पहले अगर हम देखें स्टेटमेंट्स को तो एडटेक पे है, तो हम पहले एडटेक को स्टैब्लिश करेंगे, तब एडटेक का ही एक कॉम्पोनेंट है एजुकेशनल मटेरियल डेवलप करना, उसके कॉस्ट की बात करेंगे। सेकेंड, सिस्टम की बात हो रही है कि कोई सिस्टम है जो जिसमें 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पहले एक सिस्टम का कोई कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, तब हम उसमें बात करेंगे कि हाँ यहाँ पे 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी तो नहीं हो पाएंगे ना, 260 मिलियन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सल नंबर तो है नहीं कि कहीं पे भी हम बात करें तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ कहीं की बात हो रही है तो वहाँ पे 260 मिलियन स्टूडेंट्स तो होने ही होने हैं, एक पर्टिकुलर केस में ही होंगे 260 मिलियन स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी ये नहीं बन पाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एस क्यों बना, क्योंकि एस में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, या पी की भी बात करें तो पी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि हमें सोचना पड़ा आगे कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ गया, किस चीज़ की बात हो रही है, अपने में ही इन्होंने सेंस कंप्लीट दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से सोचना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसके लिए मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, टी में आते हैं। एंड सर्टेनली द पोटेंशियल इम्पैक्ट इज इमेंस। अब क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है, मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल, जो फ्यूचर में हो सकता है, तो जो फ्यूचर इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा होगा।
एंड सर्टेनली, देखो एंड क्या होता है हमेशा, ये मैंने प्लस से किया है, एडिशनैलिटी शो करता है, मतलब एडिशन बताता है और इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये तो पहले ऐसे भी नहीं आ पाएगा, एंड से होने वाला स्टेटमेंट कभी भी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी और चीज़ के बारे में और ऐड कर रहा है, तो उस चीज़ का आना पहले ज़रूरी है। ठीक है, यू में देखते हैं, India's large cost effective software industry and comparatively decent telecom infrastructure also make it a good candidate। इंडिया का क्या है, काफ़ी बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, यानी इंडिया में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव बनते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, एंड कंपैरेटिवली डिसेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी अगर हम बात करें तो टेलीफोन यानी कि इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंटरनेट भी डिसेंट है, ठीक ठाक है, अच्छा है। ऑल्सो मेक इट अ गुड कैंडिडेट। अब ये जो दो बातें यहाँ पे कही गई, एक तो कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, ये दोनों चीज़ें इंडिया को एक गुड कैंडिडेट बनाती है। ठीक है, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारा बन सकता है? बताओ आप ही। नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि ऑल्सो लिखा हुआ है, ऑल्सो भी ऐड करता है, तो ऐड करने के लिए कुछ पहले आना जरूरी है। ठीक है, एक और चीज़, अगर ऑल्सो हम यहाँ से हटा दें तो भी नहीं बन पाता, क्योंकि मेक इट अ गुड कैंडिडेट पे आप ध्यान दो अगर इस पे, तो क्या कह रहा है कि इंडिया को ये दोनों चीज़ें एक गुड कैंडिडेट बनाती है। पर कैंडिडेट का जब आ गया कि हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर कंट्री को ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छा कैंडिडेट बनाती है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कैंडिडेट बनाती है वो ठीक है, बट किस चीज़ का कैंडिडेट, किसके लिए बनाती है, कहाँ पे काम करना है, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे सीधे हम इस पे नहीं आ जाएंगे, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दो हो सकता है, फर्स्ट। ठीक है, अब एक ये है कि इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक डिप्लॉय करने के लिए, दूसरा ये कि अगर एडटेक बेटर लर्निंग डिलीवर कर देता है आज के स्टूडेंट्स और टुमारो के वर्कफोर्स को, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, हम जो प्रोसेस कर रहे थे कि हमें पेयर्स ढूंढने हैं या फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो हमने पूरा का पूरा सेंटेंस पैसेज पढ़ लिया, तो आइडिया मिला, कुछ आपको मिला होगा कि एडटेक की बात हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलरली एडटेक यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एडटेक की बात हो रही है, तो जितनी भी बातें हुई होंगी वो इंडिया के बारे में ही हुई होंगी। इसका मतलब ये जो 260 मिलियन स्टूडेंट्स का जो सिस्टम है ये इंडिया का ही है, यानी इंडिया में ही 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो कि एडटेक का यूज़ कर सकते हैं, एडटेक से बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम पेयर बनाएंगे, और पेयर कैसे बनाएंगे हम? इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करके, एक तो एंड, दूसरा ऑल्सो, क्योंकि दोनों ही ऐड कर रहे हैं, तो पहले का हमें कुछ ढूंढना होगा। फिर हाउएवर, ये भी एक पेयर बनाएगा, क्योंकि ये भी कुछ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा आगे देखते हैं, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया का जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और उसका जो डिसेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ऑल्सो है, तो वो भी उसको एक गुड कैंडिडेट बनाता है। यहाँ पे इंडिया के बारे में अगर हम यू की बात करें तो इंडिया के बारे में एक प्लस पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, प्लस पॉइंट यानी कि एडवांटेज की बात की गई कि इंडिया के पास दो एडवांटेज हैं। ठीक है, एक तो उसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो थोड़े से चीप होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। दूसरा कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है, तो अगर टेक्नोलॉजी का काम करना है, सॉफ्टवेयर काम करना है, तो वो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट डिसेंट है। और ये भी उसको बनाते हैं गुड कैंडिडेट। अगर ये भी बना रहे हैं तो कुछ और भी होगा जो बना रहा होगा, क्योंकि ऑल्सो लिखा है। ठीक है, तो हमें इंडिया के बारे में एक और प्लस पॉइंट ढूंढना होगा, क्योंकि ऑल्सो जो है अगर ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इससे जो सेंटेंस कनेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव की ही बात करेगा, क्योंकि सेम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ना ऑल्सो। अगर हम कह रहे हैं कि वो भी करता है, तो वो भी कैसे करता है? सिमिलर वे में करता होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करता होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव करता होगा। तो इन सेंटेंसेस में कहाँ पे है इंडिया के बारे में, आप देखो कहाँ पे कहीं पे एडवांटेज की बात हुई है, पढ़ो एक बार। तो हुई है आर में। आर में देखो, आर में क्या कहा गया है कि जो न्यू एजुकेशनल मटेरियल का जो कॉस्ट आता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और अगर हम इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो ये ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा उससे?
सोचो अब क्या होगा अगर किसी चीज़ का कॉस्ट फिक्स है, ठीक है, और 260 मिलियन स्टूडेंट्स एक बहुत ही वास्ट है, ये सेंटेंस ही कह रहा है कि बहुत बड़ा है। तो देखो कॉस्ट अगर हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल मटेरियल का कॉस्ट आया है डेवलप होने का, तो वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? जो एजुकेशनल मटेरियल यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ बना दिया, हमारा कॉस्ट लगा उसमें। तो अगर हमने जो बनाया वो हम प्रोवाइड करेंगे किसी और को, तो जो ले रहा है वो कॉस्ट बेयर करेगा। तो अगर कॉस्ट फिक्स है और मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो पर स्टूडेंट तो कम ही हो लगा ना। अगर आप ऐसे समझो कि अगर कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का और 2 ही कस्टमर है 1 और 2, तो पर कस्टमर को 50-50 रुपीज़ होगा अगर उनको चाहिए तो। अब इसी केस में आप इसका एग्जांपल ले लो, 260 मिलियन का हमने अगर कर दिया क्या यहाँ पे कि 10 कस्टमर है टोटल, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स बढ़ गए। तो अब पर कस्टमर को कितना लग रहा है? अगर 100 रुपये टोटल लगाया तो पर कस्टमर को कितना लगेगा? सिर्फ 10 रुपीज़ ही लगेगा ना, ठीक है। तो क्योंकि ये तो फिक्स है, तो यहाँ पे क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट था, अगर यहाँ पे मोर देन 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, तो पर स्टूडेंट को कम लग रहा है पैसा, तो स्टूडेंट की तरफ से एक्सपेंस कम हो रहा है, तो ये उनके लिए बेनिफिट है। अगर हमारे लिए किसी चीज़ का जो कॉस्ट है, जो दाम है, जो हम पैसा दे रहे हैं वो कम हो रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स की बात हो गई, एक तो यहाँ पे बेनिफिट की बात हुई कि कॉस्ट कम लगेगा स्टूडेंट्स को, दूसरा ये कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी कॉस्ट इफेक्टिव है और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। अब ये भी स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं इंडिया के, क्योंकि एडटेक एजुकेशन है तो वो स्टूडेंट्स को ही केटर करता है। अब देखो सॉफ्टवेयर अगर कॉस्ट इफेक्टिव है, सॉफ्टवेयर अगर में कम कॉस्ट लग रहा है, तो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट कौन करेगा पेड? अगर मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया और मेरा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगा है उसमें, तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा वही करेगा, वही पे करेगा मुझे। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर बना इस केस में एडटेक को सपोर्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट से कस्टमर, तो स्टूडेंट करेंगे यूज़। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है तो स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि उनको कम पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ भी कम पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ भी कम पैसा देना पड़ रहा है। उसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डिसेंट है, यानी कि इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, बार बार कनेक्टिविटी नहीं जा रही है, तो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, स्मूथ वे में वो बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो हमें पता चला कि आर और यू का एक पेयर है, क्योंकि दोनों ही एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं इंडिया के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आर यू का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आर और यू हो गया, ठीक है। अब देखो और देखते हैं और क्या बनता है यहाँ पे, इन मैनी वेज, ठीक है, यहाँ बन गया एंड सर्टेनली द पोटेंशियल इम्पैक्ट इज इमेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हुई है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को फाइनलाइज करते हैं, कौन हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बात हुआ है कि इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक डिप्लॉय करने के लिए। दूसरा क्या था, ये था, ये कह रहा है कि अगर एडटेक आज बेटर लर्निंग प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स और वर्कफोर्स को, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ, एक जनरेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी एक पूरा जनरेशन है उसका पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट है। और यहाँ पे वही बात की गई है कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो इमेंस होगा। तो जब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, पूरे सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, तो हम इतना तो इन्फर कर सकते हैं कि किसके पोटेंशियल इम्पैक्ट की बात हो रही है, तो एडटेक के ही पोटेंशियल इम्पैक्ट की बात हो रही है कि एडटेक क्या इम्पैक्ट लाएगा, वही तो यहाँ पे बताया हुआ है। क्या इम्पैक्ट लाएगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो भी एक जनरेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। ये नहीं कि आप लाइक फॉर 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है या 1 या 2 ईयर के लिए कर रहा है, पूरा एक जनरेशन के लिए करेगा। तो ये काफ़ी इमेंस इम्पैक्ट है। तो टी के बाद आपका एस आएगा और ये मैंडेटरी पेयर भी बन के, तो दूसरा क्या बना हमारा, टी और एस, ठीक है। आर यू टी एस। आर यू में क्या था कि एडवांटेज क्यों है, क्यों एडवांटेजेस है, एडटेक क्यों कर सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है स्टूडेंट्स को अगर इंडिया में एडटेक आया तो, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, दोनों में वही बताया गया, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। टीएस में क्या है, टी में इमेंस इम्पैक्ट के इमेंस इम्पैक्ट की बात हुई है। इमेंस इम्पैक्ट क्या है कि एक जनरेशन का पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो टीएस बन गया, ये एक पेयर, दूसरा ये पेयर। अब कितने बचे सेंटेंसेस, एक बचा पी और एक बचा आपका क्यू, ठीक है। पी क्यू बचा हमारा,
अब देखो, ना तो आर से स्टार्ट होगा क्योंकि आर को तो हमने पहले ही नहीं लिया था, पहले ही हटा दिया था फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो आर से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, तो आर यू पहले आएंगे ही नहीं। टी एस की बात करें तो एस हमारा बन सकता था फर्स्ट स्टेटमेंट, बट वो टी के बाद आ गया, और टी खुद एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो टी भी नहीं बन पाएगा पहला स्टेटमेंट, ये भी पहले नहीं आएंगे और ये भी पहले नहीं आएंगे, बचे दो स्टेटमेंट बस, पी और आपका क्यू। क्यू हाउएवर से स्टार्ट होगा ही नहीं, बचा पी, यानी पी से आपका स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 स्टेटमेंट्स है, तो पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले पी में क्या बात हुई कि इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक डिप्लॉय करने के लिए। अब बताओ, इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक डिप्लॉय करने के लिए, ये तो हमने बोल दिया कि परफेक्ट कंट्री है, पर उसके बाद हमें ये बताएंगे क्यों परफेक्ट कंट्री है भाई। तो परफेक्ट कंट्री इसलिए है कि पहले तो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और जो कॉस्ट है वो फिक्स है, तो अगर हम इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन नंबर्स में तो हर स्टूडेंट को बहुत कम आएगा खर्चा, ठीक है। और क्या क्यों है आइडियल, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी कॉस्ट इफेक्टिव है इंडिया की और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। तो हमने पहले क्या बोला पी में कि बहुत तरीके से इंडिया आइडियल कंट्री है, उसके बाद हमने आर और यू को लिखा। क्यों आइडियल कंट्री है भाई, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है, कॉस्ट फिक्स है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है और आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो पी आर यू बना। अब टी एस, या तो टी एस यहाँ आएंगे या तो टी एस यहाँ आएंगे, ठीक है। हमें क्यू का पोजीशन करना होगा सेट। तो क्यू क्या बात कर रहा है कि अगर एडवांटेज लेना है एडटेक अपॉर्चुनिटी का तो गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को और एनजीओज को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर एडवांटेज लेना है मतलब पहले हमने एडवांटेज बताया होगा कि ये एडवांटेज है, बट अगर ये लेना है तो ये करना पड़ेगा। एडवांटेज कहाँ बात हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारा वो हमारा हो रहा है इधर टी और एस में, क्योंकि टी एस में ही बात हुई है। टी में बात हुई कि इम्पैक्ट इमेंस होगा और एस ने उस आइडिया को कंप्लीट कर दिया कि कैसे इमेंस होगा, तो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ अपना एक जनरेशन का होगा, ठीक है। तो टी एस यहाँ पे आया और क्यू हमारा इधर आया, तो क्या बना पी आर यू टी एस क्यू, हमारा करेक्ट अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। एक बार समअप करते हैं। पी में क्या बोला गया कि बहुत तरीके से इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक को डिप्लॉय करने के लिए, यानी कि एडटेक को यूटिलाइज करने के लिए। बहुत तरीके से है इंडिया आइडियल कंट्री, तो किन किन तरीकों से है, तो वो बताया आर और यू ने। एक तरीका ये है कि एजुकेशनल मटेरियल का कॉस्ट फिक्स है और चूंकि स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो अगर स्टूडेंट्स में हम स्प्रेड अक्रॉस कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पर स्टूडेंट का कॉस्ट कम आएगा। और फिर आया यू, और क्या है और किस तरीके से आइडियल है, तो इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी कॉस्ट इफेक्टिव है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। तो इन तरीकों से इंडिया आइडियल कंट्री बन गया, पीआरयू का आइडिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड सर्टेनली द पोटेंशियल इम्पैक्ट इज इमेंस। अगर इतना कर दिया हमने, चलो इंडिया आइडियल कंट्री है एडटेक को डिप्लॉय करने का, ये दोनों चीज़ें बता रही है क्यों आइडियल कंट्री है। अगर इंडिया एडटेक डिप्लॉय करता है तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एडवांटेज होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्या एडवांटेज होगा वो बताया हमें एस ने कि एडवांटेज क्या होगा कि एक जनरेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि एडटेक करता क्या है, लर्निंग प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और आज के जो स्टूडेंट्स हैं कल वो एम्प्लॉयज़ बनेंगे, वर्कर्स बनेंगे, तो वहाँ वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम लाएंगे क्यू को कि हाउएवर, चलो इतनी बात तो हो गई, इंडिया आइडियल कंट्री है, क्यू है और एडवांटेजेस ये हैं। पर अगर एडवांटेज लेना है तो ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ को कोलैबोरेट हो करके काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा बना PRUTSQ, ठीक है, समझ में आया? ओके। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमें वो अपना डाउट लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो PRUTSQ बना है, ये PRUTSQ, तो इसके बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अच्छा, गिवन दैट P इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में दे दिया गया था P इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, चलो कोई बात नहीं है, दे दिया गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि हमेशा नहीं दिया होता है P इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन में दिया गया है, मे बी टाइपो है, बट हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद तो फिर आराम से आप कर ही लोगे। सेकंड कौन सा है, तो आपका सेकंड R है, ठीक है। थर्ड कौन सा है, तो थर्ड आपका है U, ठीक है। चलो
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम अप्रोच लगाना है हमें यहाँ पे भी। पहले सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे करके, आइडिया मिल जाएगा पैराग्राफ का क्या है, पेयर्स बना लेंगे या तो फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ पहले आप पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर करते हैं हम। चलो, पी क्या कह रहा है, दे yielded द ओनली ह्यूमन genome yet known from people who lived in नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया ड्यूरिंग द पीरियड। दे की बात हो रही है, मतलब किसी चीज़ की बात हो रही होगी। उन्होंने क्या किया, यील्ड किया, यानी उन्होंने प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड। देखो यील्डेड का भी मतलब प्रोवाइडेड होता है। क्या प्रोवाइड किया, द ओनली ह्यूमन जेनोम, मतलब कि अभी तक का अकेला ह्यूमन जेनोम का आप डीएनए समझो कि दे कोई चीज़ है, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, अभी तक का अकेला ह्यूमन डीएनए प्रोवाइड किया है, येट नोन फ्रॉम पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया ड्यूरिंग द पीरियड। यानी दे कोई चीज़ है, उन्होंने किसका डीएनए प्रोवाइड किया है, तो जो लोग रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में किसी पीरियड में, उसका उन्होंने डीएनए प्रोवाइड किया है। अब ये क्या हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, बताओ आप। नहीं हो पाएगा, दो रीज़न है। क्यों रीज़न है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, एक तो दे लिखा हुआ है, दे क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से पहले क्या आता है, नाउन आता है। नाउन आता है, उसके बाद ही प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, एक तो वैसा हो गया। सपोज करो यहाँ पे दे नहीं लिखा होता, किसी का नाम लिखा होता, फिर भी नहीं कर पाते हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट क्वालिफाई। क्यों, क्योंकि द पीरियड लिखा है। द किसके लिए यूज होता है, डेफिनेट के लिए। और हम द तभी यूज करते हैं जब हमने उस पीरियड का बता रखा हो पहले। क्योंकि अगर आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ पीरियड, फिर लिखेंगे द पीरियड। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आई सॉ अ कार। ठीक है, द कार वॉज रेड। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट क्या आएगा, द कार वॉज रेड ये फर्स्ट में आएगा या आई सॉ अ कार ये फर्स्ट में आएगा। तो पहला है कि यहाँ पे ए वाला सेंटेंस पहले आएगा और द वाला बाद में आएगा। क्योंकि मैंने ए मतलब कोई ए की यूज़ करते हैं कि हम नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए हमने ए लिखा कि मैंने एक कार देखा। ठीक है, वो कार रेड थी। अब वो कार कह रहे हैं, मतलब हमें पता है कौन सी कार, वो कार जो मैंने देखी, तो वो कार रेड है। तो हमेशा ए पीरियड के बाद द पीरियड आता है। ठीक है, यानी कि हमेशा ए वाला सेंटेंस पहले आएगा और द वाला बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पीरियड लिखा है, तो ये बाद में आएगा किसी सेंटेंस के। हमें पहले वो पीरियड बताना पड़ेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ द पीरियड। तो ये नहीं हो सकता हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों, क्या कह रहा है, other than that the finding is not particularly surprising given that at least some Native American ancestors have long been thought to hail from the Siberian region. other than that सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है other than that से। कोई भी सेंटेंस अगर other than that से स्टार्ट हो रहा हो वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि other than that किसके लिए यूज हुआ है, दैट पहले बताया गया किसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज हुआ है कि अगर उस इंफॉर्मेशन के अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं तो द फाइंडिंग इज नॉट पार्टिकुलरली सरप्राइजिंग। जो फाइंडिंग हुई है, जो हमें कुछ मिला है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। गिवन दैट मतलब बिकॉज ऑफ। क्यों सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पहले से ही माना जाता रहा है कि कुछ नेटिव अमेरिकन एंसेस्टर साइबेरियन रीजन से आए हैं। ठीक है, तो अदर देन दैट से स्टार्ट हो रहा है। अदर देन दैट मतलब कि कुछ पहले बात कही गई, उस बात को कंसीडर करके, अगर उस बात को भी कंसीडर कर ले तो उसको कंसीडर करते हुए ये बात कही गई है, तो अदर देन दैट नहीं होगा, तो क्यों भी नहीं होगा। ठीक है, आर देखते हैं। 15 years ago, scientists unearthed a 31,000-year-old site along Russia's Yana River, well north of the Arctic Circle, with ancient animal bones, ivory and stone tools. 15 साल पहले की बात हो रही है कि 15 साल पहले क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने अनर्थ कर दिया था, अनर्थ नहीं कर दिया था, अनर्थ कर दिया था, मतलब कि अनकवर कर दिया था। ठीक है, अनकवर्ड, क्या अनकवर किया था उन्होंने, क्या डिस्कवर किया था। अनकवर्ड मतलब कि पहले अर्थ आया है, अर्थ मतलब कि जमीन के नीचे वो दबा हुआ होगा, खुदाई से करके वो सामने आया। क्या था, 31,000 पुराना साइट था। साइट यानी कि आप कह सकते हो प्लेस जहां कुछ हुआ, अ प्लेस वेयर समथिंग इज, या तो वहां पे है और
हैपन्स, वो चीज़ वहाँ पे हुई है या हुई हो रही है, हुई है, जो भी है, ठीक है। तो साइट वो प्लेस होता है। तो साइंटिस्ट को क्या मिला, एक 31,000 साल पुराना एक प्लेस मिला। कहाँ मिला, तो रसिया की याना रिवर के पास मिला। रिवर कहाँ है, तो वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में है। और साइट में क्या मिला, क्योंकि विथ लगा हुआ है तो साइट के साथ कुछ और मिला। क्या मिला, एंसेंट एनिमल बोन्स, पुराने पुराने एनिमल के की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। आइवरी मिला है। आइवरी क्या होता है, तो जो एलिफेंट का जो दांत बने होते हैं और जो जिस मटेरियल का बना होता है, और बहुत सारे एनिमल्स के जो दांत जिस मटेरियल के बने होते हैं वो आइवरी के बने होते हैं, ठीक है। और स्टोन के टूल्स मिले हैं, पत्थर से बने हुए टूल्स, औजार मिले, ठीक है। अब आर को ध्यान दो, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन सकता है। 15 साल पुरानी बात हो रही है कि 15 साल पहले साइंटिस्ट को मिला, क्या मिला, 31,000 साल पुराना साइट मिला। कहाँ मिला, रसिया की याना रिवर पे मिला। रिवर कहाँ था, तो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में था। और क्या क्या मिला, तो भाई एंशिएंट एनिमल का बोन्स मिला, आइवरी मिली और स्टोन टूल्स मिला। तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो हम बिल्कुल इसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं क्योंकि आगे का नहीं पढ़ा हमने। But two tiny children's milk teeth are the only human remains dashed from the ice age site। अब देखो ये थोड़ा सा मिक्स पैराजम्बल है क्योंकि ब्लैंक दे रखा है, हालांकि घबराना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि हर चैलेंज के लिए तैयार रहना है आपको। और क्या ही है, ब्लैंक ही तो है, फिल इन द ब्लैंक ही तो है, कर देंगे फिल, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या कह रहा है, बट से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी नहीं होगा, मैंने अभी समझाया है कि बट से हो, हाउएवर से हो, येट से हो, नॉनदलेस हो, ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकती। But two tiny children's milk teeth are the only human remains from the ice age site। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ओनली ह्यूमन रिमेन्स, जो ह्यूमन रिमेन्स जो मिले हैं, यानी ह्यूमन के जो फॉसिल्स मिले हैं, तो अगर ह्यूमन्स के फॉसिल की बात करें तो सिर्फ 2 मिल्क टीथ मिले हैं बच्चों के उस साइट से, ठीक है। टी में क्या कह रहा है, they represent a previously unrecognized population that the study's international team of authors have dubbed Asian North Siberians। फिर दे से स्टार्ट हो रहा है, किसी चीज़ की बात हो रही होगी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो वैसे भी नहीं बन सकता। फिर हम आगे पढ़ लेते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन था, यानी लोग थे जिनको पहले हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, पर अब साइंटिस्ट स्टडी के जो टीम है, ऑथर्स की जो टीम है, उन्होंने उस पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया है और क्या नाम दिया है, एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियन का नाम दिया है। मतलब कोई चीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसा पॉपुलेशन जिसके बारे में पहले हमें कुछ पता नहीं था, पहले वो अननोन था, इसलिए लिखा गया है प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि पहले नोन नहीं था। पर अब क्या हुआ है कि जो टीम थी उन्होंने नाम दे दिया है, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया है उसको, तभी नाम दिया है किसका, एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियंस का, ठीक है। ओके, तो दे वाला भी नहीं बन सकता जब, तो हमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया ना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही है, तो आर से ही स्टार्ट होगा, फिर बाकी के आएंगे, कितने स्टेटमेंट्स है, 1 2 3 4 5 है, 4 और आ जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले एस वाला ब्लैंक फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें कंप्लीट हमें समझ में आएगा। तो एस वाला ब्लैंक वाला क्वेश्चन देख लेते कहाँ है, ये रहा, इधर है, लास्ट में दिया था कंफ्यूज करने के लिए हमें, बट हमें पता है कि हम पहले ब्लैंक फिल करेंगे, तो क्वेश्चन लास्ट में दिया हो, कहीं भी दिया हो, हम पहले उस पर ही जाएंगे। देखो कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो सकता है, एक्सकावेट का मतलब होता है टू डिग। उससे पहले आप देख पा लो कि अलग अलग फॉर्म्स है, सारे वर्ब्स ही है, एक्सकावेट है, रिकवर है, रिवाइव है, रिसीव है, एम्ब्रेस्ड है, पर एक्सकावेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, बाकी सारे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। एक्सकावेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिकवर्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। रिकवर करने का मतलब होता है कि फाउंड अगेन, फिर से खो गया था फिर से मिला, रीडिस्कवर्ड। रिवाइव्ड वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, इसका मतलब होता है फिर से जिंदा कर देना, ठीक है। मेड अलाइव अगेन, या अगर किसी मशीन, किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मशीन बंद हो गई थी, काम करनी बंद हो गई थी, फिर से स्टार्ट कर दिया गया, सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था, सिस्टम को फिर से लेके आ गए हैं वर्क करने, ठीक है। रिसीव्ड क्या होता है, ये भी वर्ब की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो सकती है। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज़ मिला, हमने कोई चीज़ पाया, ठीक है।
रिसीव्ड का। एम्ब्रेस्ड भी है आपकी वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से एंथुजियास्टिकली एक्सेप्ट कर ली। हमने कोई चेंज आया, हमने उस चेंज को एम्ब्रेस कर लिया, बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन में, कहाँ का ब्लैंक फिल करना है। तो पहले ग्रामेटिकल एंगल से देख के ग्रामर वाला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बट टू टाइनी चिल्ड्रंस मिल्क टीथ द ओनली ह्यूमन रिमेन्स डैश। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नाउन, यहाँ पे नाउन के बाद सीधे ब्लैंक आ गया है। ठीक है, हमें ऑप्शन में सिर्फ वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब से ही फिट करना है हमें, या तो फर्स्ट फॉर्म से करो या सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म से करो। तो देखो, जब भी नाउन हो, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखनी हो, तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। क्यों? क्योंकि फिर वो वर्ब पता है क्या होती है, वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा ना, वो ह्यूमन रिमेन्स के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, तो वर्ब वन तो होगा नहीं, तो वन वाला हो गया एलिमिनेट। ठीक है, वन वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमन रिमेन्स की बात हुई है, बाकी सारे थर्ड फॉर्म में है। रिकवर, रिवाइव, रिसीव्ड, एम्ब्रेस्ड। अब बताओ ह्यूमन रिमेन्स यानी ह्यूमन फॉसिल्स को क्या किया गया होगा? तो रिकवरी किया गया होगा, ह्यूमन के फॉसिल को फिर से खुदाई करके निकाला गया होगा, तो फाउंड अगेन ही हुआ होगा। तो रिकवर्ड हमारा सही आंसर है। वापस जिंदा तो नहीं करेंगे फॉसिल को। ठीक है, रिसीव भी नहीं होगा, क्योंकि फॉसिल वहाँ पे था। रिसीव कब करते हैं हम? जब कोई हमें दे रहा होता है, बट वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हमें दे रहा है कि ये लीजिए फॉसिल। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और हमने एम्ब्रेस कर लिया, फॉसिल को एक्सेप्ट कर लिया बहुत खुशी खुशी, ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर सेंटेंस को पढ़े हम, तो एम्ब्रेस्ड फ्रॉम द आइस एज साइड कोई मतलब नहीं बना रहा, बट रिकवर्ड फ्रॉम द आइस एज साइड, उस साइड से रिकवर किया गया, डिस्कवर किया गया, वो बना रहा है। तो यहां पे क्या होगा हमारा? रिकवर्ड। ठीक है, बन गया, रिकवर्ड हमारा हो गया। बाकी के जितने भी ऑप्शन थे वो आपके गलत हो गए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमें पता है आर है। आर में क्या हुआ? साइंटिस्ट 15 साल पहले साइंटिस्ट को क्या मिला? एक 31,000 साल पुरानी साइट मिली। कहाँ मिली? जहाँ भी मिली, रसिया के रिवर के पास मिली, जो कि आर्टिक सर्कल पे था। मिला क्या, वो जरूरी है। मिला हमें एंशिएंट एनिमल बोन्स, आइवरी और स्टोन टूल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा एस। एस क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो, जो मिला उनमें ह्यूमन का कुछ भी नहीं है। एनिमल का बोन्स है, आइवरी है, वो भी एनिमल का ही होता है, और स्टोन के टूल्स हैं। ह्यूमन का क्या मिला? तो सिर्फ चिल्ड्रन के मिल्क के टीथ मिले, वो भी दो मिले। ठीक है, तो आर के बाद एस। आर में खुदाई हुई 15 साल पहले, कहाँ हुई पता है, क्या मिला? तो एनिमल बोन्स मिला, आइवरी मिला, स्टोन टूल्स मिला। एस भी क्या बता रहा है? वो भी यही बता रहा है कि क्या मिला, बट ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में, कि ह्यूमन से रिलेटेड क्या मिला। इतना कुछ तो मिल गया, एनिमल से मिल गया, आइवरी से मिल गया, स्टोन टूल से मिल गया। ह्यूमन का क्या मिला? तो ह्यूमन का बस दो ही मिला, चिल्ड्रन मिल्क टीथ। ठीक है, तो ऐसा आया। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। दे यील्डेड द ओनली ह्यूमन जीनोम येट नोन फ्रॉम पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, चलो पीरियड तो पता चल गया हमें, ये वाला पीरियड की बात हो रही होगी, 31,000 साल पुराना जो पीरियड था आइस एज का। ठीक है, बचा और क्या है? अदर देन दैट द फाइंडिंग इज नॉट पार्टिकुलरली सरप्राइजिंग गिवन दैट एटलीस्ट सम नेटिव अमेरिकन एंसेस्टर्स हैव लॉन्ग बीन थॉट टू हेल फ्रॉम द साइबेरियन रीजन। ठीक है, और दे रिप्रेजेंट अ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड पॉपुलेशन दैट द स्टडीज इंटरनेशनल टीम ऑफ ऑथर्स हैव डब्ड एशियन नॉर्थ साइबेरियंस। इस पे तो ध्यान देते हैं। फाइंडिंग के बाद कहाँ हो रही है? यहाँ तो ये बोल रहा है कि फाइंडिंग सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमें पता था कि कुछ नेटिव अमेरिकन तो साइबेरियन रीजन से आ ही रहे थे। फाइंडिंग के बाद किस में हुई है? पी में हुई है, क्योंकि आर एस तो हमने लिख दिया। पी में हुई है या टी में हुई है? टी में ही हमने कुछ फाउंड किया है ना। हमने क्या फाउंड किया है टी में? देखो, पहले पॉपुलेशन अनरिकॉग्नाइज्ड थी, अब हमें पता चल गया है कि कौन है वो, एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियंस थे वो। तो फाइंड हमने क्या किया गया? इस पॉपुलेशन का जो ये है आइडेंटिटी, वो हमने फाइंड की है।
और उसी इसी आइडेंटिटी की फाइंडिंग की बात कही गई है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फाइंड क्या किया, हमने यही फाइंड किया ना कि एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियंस है। पर वो तो हमें पहले से पता था कि नेटिव अमेरिकन साइबेरियन रीजन से आ ही रहे थे, तो नॉर्थ साइबेरियन कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हमने किया नहीं वो फाइंडिंग ने। तो टीम में फाइंडिंग की बात हुई है कि एक पॉपुलेशन है जो पहले हमें पता नहीं था क्या है, बट अब हमने फाइंड आउट कर लिया है क्या है वो है हमारे एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियंस। ठीक है, लेकिन फाइंडिंग बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि पहले से ही पता था कि कुछ अमेरिकन साइबेरियन रीजन से आए हैं। तो पेयर क्या बना? टी और क्यू का, टी क्यू का पेयर है। अब टी क्यू यहाँ आएगा या टी क्यू इस वाले आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखो, दे yielded द ओनली ह्यूमन जीनोम येट नोन फ्रॉम पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया ड्यूरिंग द पीरियड। दे किसको रेफर कर रहा है? दे किसको रेफर कर रहा है बताओ? देखो, डीएनए कहाँ से आएगा? फॉसिल से आएगा। तो पहले हमें मिलेगा फॉसिल, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फॉसिल पहले आएगा, फॉसिल से हमें मिलेगा डीएनए और डीएनए से हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इस केस में क्या है? वही फाइंडिंग है। ठीक है, तो ये बन रही है आपकी क्रोनोलॉजी। पहले मिला फॉसिल, फॉसिल कहाँ मिला हमें? आर में। ठीक है, आर में, और सॉरी फॉसिल एस में मिला क्योंकि डीएनए किससे मिला है? हमें ह्यूमन डीएनए मिला है, तो ह्यूमन फॉसिल से ही मिला होगा। तो एस में हमें मिला आपका फॉसिल। ठीक है, डीएनए किस में मिला? पी में मिला क्योंकि फॉसिल से मिला डीएनए। डीएनए क्या बता रहा है? डीएनए ने ये बताया कि ये जो फॉसिल है ये उन पीपल का है जो साइबेरिया रीजन में रहते हैं। इस इंफॉर्मेशन का लेके हमने क्या किया? डीएनए से जो मिला इंफॉर्मेशन वो हमारा बना फाइंडिंग। फाइंडिंग क्या बना कि एक पहले का पॉपुलेशन था वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, तो पहले आया आर जिसमें बताया गया कि कहाँ पे मिला, फिर आया एस कि ह्यूमन का मिला फॉसिल, फॉसिल के बाद आएगा डीएनए, पी वाला आएगा। फॉसिल से क्या मिला? डीएनए मिला। डीएनए से क्या मिला हमें? इंफॉर्मेशन मिला। पर जो इंफॉर्मेशन था वो सरप्राइजिंग था ही नहीं, तो मिला आर एस पी टी क्यू। ठीक है, एक बार फिर से सम अप करते हैं। आर में क्या था? 15 साल पहले खुदाई हुई में साइंटिस्ट को क्या मिला? 31,000 साल पुराना साइट पे मिला एंशिएंट एनिमल बोन्स मिले, आइवरी मिला, स्टोन टूल्स मिला। और एस में फिर क्या बताया कि इतना कुछ तो ह्यूमन से रिलेटेड है नहीं। अगर ह्यूमन से रिलेटेड बात करें तो 2 छोटे छोटे दांत मिलके मिले बस। उसके बाद उन दांत से हमें मिला ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन डीएनए, जिससे हमें पता चला कि वो उन लोगों को बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में उस साल रह रहे थे। ठीक है, उससे क्या हुआ? हमें यहाँ पे मिल गया इंफॉर्मेशन डीएनए से, उससे हमने एक फाइंडिंग की। फाइंडिंग में हमने ये कनेक्शन बनाया कि एक पहले का पॉपुलेशन था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, पर इस डीएनए ने बता दिया है कि वो एंशिएंट नॉर्थ साइबेरियंस है। पर वो फाइंडिंग हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं थी क्योंकि पहले से ही बहुत लोग मानते थे कि वो वहाँ से आते हैं। ठीक है, बस ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा प्रूफ दे दिया है कि वहाँ से आ रहे, माना वो बहुत पहले से जा रहा था। ठीक है, तो बना क्या आपका? आर एस पी टी क्यू। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम आंसर कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? तो आर है। थर्ड क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा ध्यान दे के कीजिएगा। थर्ड का पी पूछा है तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। तो देखो, ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो घबराना नहीं है कि ब्लैंक आ गया या कुछ आ गया, क्योंकि ग्रामर का ही तो चीज़ है। वहाँ पे पहले ब्लैंक को सॉल्व कर लो, हमने सॉल्व कर लिया, इसका ही कॉन्टेक्स्ट लेना था। ठीक है, अगर वैसे और भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम और भी क्वेश्चंस वैसे डिस्कस करेंगे, और जितना भी अप्रोच आपको पैराजंबल में लग सकता है वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जितने भी पैटर्न के पैराजंबल है सबको डिस्कशन यहाँ पे होगा, जिससे आपका क्लर्क में ही नहीं मेंस में भी आपको हेल्प मिले पैराजंबल में, और इजी हो जाए पैराजंबल। ऐसा नहीं हो कि नहीं बन पाता है या गैस करना पड़ता है या एकदम से तुक्का मार रहे हैं कि इसके बाद तो यही आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, या फिक्स लेकर चल रहे हैं अपने माइंड में कि इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है। ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक से करना है। यहाँ पे हमने देखो दोनों में लॉजिक यूज़ किया है। कुछ चीज़ें हमने एलिमिनेट की, कुछ चीज़ें हमने समझी, तो जाके सॉल्व हुआ। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगा आपको। ठीक है, तो चलिए सेशन हम यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मांग लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है इसको, और ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इधर देख लीजिए आप लोग बच्चों। हाँ, अगर आप में से किन्हीं भी बच्चों को रिसोर्सेज की नीड है, जैसे आपको अगर मॉक्स चाहिए, आपको PDF कोर्स चाहिए, आपको वीडियो कोर्स चाहिए, तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 40% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड क्या लगाना है? इंडिया लगाना है। ठीक है, इंडिया आप लगाओगे आपको मिल जाएगा ये वाला डिस्काउंट। ठीक है, रिपब्लिक डे का ऑफर आपको मिल जाएगा, कूपन कोड लगाना आप इंडिया। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखो प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे वीकली लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, हर वीक एक लाइव टेस्ट होता है, फ्री होता है। अभी चूंकि SBI क्लर्क का एग्जाम है तो आपको SBI क्लर्क का लाइव टेस्ट मिलेगा। जैसे SBI PO के रेट्स आएंगे फिर SBI PO का मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे एग्जाम आ गया कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB, सबका लाइव टेस्ट मिलेगा आपको। लाइव टेस्ट फ्री होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि कल तक अवेलेबल टिल January 22 10 PM। देखो ट्यूसडे के आपके शाम 5 बजे से वेंसडे के रात 10 बजे तक ये लाइव होता है। ठीक है, कल था आपका ट्यूसडे तो कल शाम 5 बजे ये लाइव हुआ था, और अभी भी लाइव है आज रात 10 बजे तक आप दे सकते हो। देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी बड़ा क्राउड देता है, तो आपको एक कंपटीशन का आपको एक ये मिलता है, क्या कह सकते हो आप, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक्सपीरियंस मिलता है कि अभी आपका अगर कंपटीशन की बात करें तो आपकी रैंकिंग क्या है। जितने एस्पिरेंट्स जो SBI क्लर्क का ये वाला फ्री टेस्ट देंगे वो एग्ज़ाम भी देंगे जाके। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अभी से पहले का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अभी कितना आपका कंपटीशन को अगर से कंपेयर करो आप, तो आपको कितना इंप्रूव करना है, आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है, स्कोर कहाँ किस सेक्शन में कितना आ रहा है, तो ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो आप 2 फ्री होता है। इसके अलावा हमारा जो पहला मॉक होता है हर एग्ज़ाम का वो भी फ्री होता है। ठीक है, जैसे अभी है आपका SBI क्लर्क है, SBI PO है, तो इन दोनों के भी पहले मॉक फ्री होंगे। ठीक है, पहला मॉक फ्री है तो आप ये भी जाके दे सकते हो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है जैसे लाइव टेस्ट सब देते हैं, फ्री वाला जो मॉक होता है ये भी काफ़ी सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हो। तो देखो जो चीज़ें आपको मिल रही है उन चीज़ों का आप पूरी तरह से बेनिफिट लिया करो। लाइव टेस्ट दो, आप फ्री मॉक टेस्ट दो। ठीक है, जहाँ देखो इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बेनिफिट हो सकता है, एनालिटिक्स मिलेगा, मैं एनालाइज कर पाऊंगा अपने परफॉर्मेंस, जहाँ से भी मिले आप दो। ठीक है, अगर SBI PO की बात करें तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है SBI PO का, तो नया पैटर्न वाला भी हमारे पास है। यहाँ लिखा है SBI PO प्रीलिम्स न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट भी पहला वाला फ्री है, तो देखो नया मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो और कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितने बच्चों ने परफॉर्म किया है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना अप्रोच बनाइए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट की नीड है तो आप रिपब्लिक डे ऑफर ले सकते हैं, 40% ऑफ है, कूपन कोड लगाइए इंडिया और ऑफर को अवेल कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और कोई भी अगर डाउट है आपको, कोई भी आपका सजेशन है इंग्लिश से लेके किसी भी सब्जेक्ट से लेके, तो हमारा देखो टेलीग्राम ग्रुप है, वो मैं बता देता हूँ आपको ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो आपका है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक PO क्लर्क। ठीक है, बैंक PO क्लर्क, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी नए बच्चे हैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस ग्रुप में क्या है कि बहुत सारी हमने चीज़ें स्टार्ट की है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्विजेस होंगे यहाँ पे, डिस्कशन होगा, मॉक डिस्कशन होगा, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे, कोई क्लास है बहुत ज़रूरी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके,
ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। और भी किसी चीज़ की अगर आपको नीड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।